हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है भू आकृतियाँ तथा उनके विकास के दूसरे भाग के बारे में और इसमें हम जानेंगे कि भौम जल द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे हिमनद द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियाँ। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। भौम जल जो है वो एक भू आकृतिक कारक है जैसा कि हम जानते हैं, और ये भौम जल जो है वो अपर्दन और निक्षेपण कार्य के द्वारा विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि भौम जल कहते किसे हैं। तो धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों एवं संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में जो जल बहते हैं उन्हें हम कहते हैं भौम जल। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये भौम जल है जो धरातल के नीचे क्षैतिज अवस्था में बहते हैं। और यही भौम जल जो है जब चूना पत्थर या डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तब यहाँ पे ये चूना पत्थर और डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानें जो हैं वो भौम जल में घुलित होके अपर्दन क्रिया शुरू करते हैं और अनेक स्थल रूपों का वहां पे विकास होता है। तो कोई भी डोलोमाइट या चूना पत्थर क्षेत्र जहां ये भौम जल जो है वो अपर्दन कार्य से विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रदेश को, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं कार्स्ट स्थलाकृति। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ जो भौम जल है ये विभिन्न स्थलाकृति का यहाँ निर्माण करते हैं और ऐसे स्थलाकृति को हम कहते हैं कास्ट स्थलाकृति, जो प्रायः पाए जाते हैं डोलोमाइट या चूना पत्थर के क्षेत्र में। अब यहाँ हम देखेंगे कि अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं जो भौम जल के अपर्दन कार्य से बनते हैं। तो ये है घोल रंध्र, लेपिज और चूना पत्थर चबूतरे। अब एक एक करके हम ये समझेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो डोलोमाइटिक क्षेत्र में ये भौम जल जो है वो घूलन क्रिया के द्वारा छोटे व मध्यम आकार के घोल गर्तों का निर्माण करते हैं, जिनके विलय पे इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। और ये घोल रंध्र जो है, जो विलयन रंध्र है, वो कास्ट क्षेत्र में जो है वो बहुतायत होते हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या में ये घोल रंध्र जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ जो हम छोटे घोल देख रहे हैं ये है घोल रंध्र, जिसे हम सिंक होल्स भी कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कास्ट क्षेत्र में ये घोल रंध्र जो है वो बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और इस दूसरे चित्र में भी हम देख सकते हैं, ये जितने भी छोटे छोटे घोल देख रहे हैं हम, ये घुलन क्रिया के द्वारा बने हैं और इनकी संख्या जो है वो कास्ट क्षेत्र में बहुत अधिक होते हैं। अब कभी कभी ये छोटे घोल रंध्र जो है उनके नीचे बनी कंदराओं की छत जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, जिसके कारण बड़े छिद्र बन जाते हैं और ये बड़े छिद्र को हम ध्वस्त या निपात रंध्र कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे घोल रंध्रों के मिलने से बड़े छिद्र का निर्माण होता है और इस बड़े छिद्र को हम ध्वस्त या निपात रंध्र कहते हैं। और इस ध्वस्त या निपात रंध्र को हम डोलाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अपर्दित स्थल रूप है जो बनता है कास्ट क्षेत्र में भौम जल के अपर्दन क्रिया से। अब कभी कभी जो है ये घोल रंध्र और डोलाइंस जो है इन कंदराओं की छत के गिरने से आपस में ये मिल जाते हैं, जैसे घोल रंध्र मिलते हैं और वो डोलाइंस का जो निर्माण करते हैं, उसी तरह कभी कभी बहुत सारे घोल रंध्र और डोलाइंस जो है वो आपस में मिलके बहुत लंबी और विस्तृत खाइयों का निर्माण करते हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या युगला कहते हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न डोलाइंस के मिलने से विस्तृत और लंबी खाइयों का निर्माण हुआ है यहाँ पे, और इसे हम कहते हैं घाटी रंध्र या युगला। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार का अपर्दित स्थल रूप जो बनते हैं भौम जल के अपर्दन कार्य से। तो ये है लेपिज।
तो लेपिस किसे कहते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। तो गर्तों और खाइयों के बनने के बाद पूरे कार्स्ट क्षेत्र में जो है वो अत्यधिक अनियमित, पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं और इस अनियमित क्षेत्र को हम कहते हैं लेपिस। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे अनियमित, पतले व कटीले कटक रह जाते हैं सिर्फ कास्ट क्षेत्र में, और इसे ही हम कहते हैं लेपिस। अब ये लेपिस जो है वो समय के साथ धीरे धीरे इनमें भी अपर्दन होते रहता है, और जिसके कारण ये इनका ऊपरी सतह जो है वो समतल होते जाता है और ये एक चूना युक्त चबूतरे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं चूना पत्थर चबूतरे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये लेपिस से जो है इनका सतह जो है वो काफी समतल होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम चूना पत्थर चबूतरे। अब दूसरे प्रकार का अपर्दित स्थल रूप जो है वो है कंदराएं, जिसे हम केव्स भी कहते हैं। तो ऐसे प्रदेश जहाँ सैल बालू के एकांतर संस्तर हो और इनके बीच में चूना पत्थर या डोलोमाइट की उपस्थिति होती है, वहाँ कंदराओं का निर्माण होता है और ये बनते हैं भौमजल के अपर्दन कार्य से। तो ऐसे कंदराएं जहाँ पे दोनों सिरे खुले होते हैं वहाँ पे बनते हैं सुरंग, यानी इन कंदराओं में कभी कभी एक सिरे खुला रहता है और कभी कभी इनके दोनों सिरे जो है वो खुले रहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं सुरंग। और ये तब बनते हैं जब शैल बालू के साथ साथ जो है वहाँ पे डोलोमाइट पत्थर का उपस्थिति होता है। तो ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण अपर्दित स्थल रूप है, और यहाँ पे हम इस चित्र के द्वारा यहाँ समझेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे अपर्दन कार्य से जो है भौम जल यहाँ पे कंदरायण का निर्माण किए हैं। यहाँ इस चित्र में भी हम देख सकते हैं ये कंदराएं हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा विभिन्न अपर्दित स्थल रूप जो बनते हैं भौम जल के अपर्दन प्रक्रिया से। आइए अब हम देखेंगे कुछ निक्षेपित स्थल रूप जो बनते हैं भौम जल के निक्षेपण कार्य से। तो ये है स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं ये है स्टेलेक्टाइट्स। तो ये स्टेलेक्टाइट्स जो हैं वो विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए स्तंभ के रूप में होते हैं, और प्रायः ये कंदराओं के छत के पास जो है वो मोटे होते हैं और धीरे धीरे अंत के छोर पे ये पतले होते जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट्स। और ये है स्टेलेग्माइट जो कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और इनकी मोटाइयाँ जो है वो भी ऊपर की तरफ जो है वो कम होते जाते हैं, और कभी कभी ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जो है वो आपस में मिल जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, और इसे हम कहते हैं स्तंभ। तो ये 3 प्रकार के निक्षेपित स्थल रूप है जो बनते हैं भौम जल के निक्षेपण कार्य से, और इन्हें हम प्रायः कंदराओं में ही देखते हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के अपर्दित और निक्षेपित स्थल रूप जो बनते हैं भौम जल के द्वारा। आइए अब हम देखेंगे कि हिमनद जो है वो कैसे भू आकृति कारक के रूप में कार्य करते हैं और कैसे विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमनद कहते किसे हैं। तो भूमि पर चादर के रूप में या पहाड़ों के ढलान के नीचे रेखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सन्नति को ग्लेशियर यानी हिमनद कहा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो रेखिक प्रवाह हो रहा है हिम का, इसे ही हम कहते हैं ग्लेशियर यानी हिमनद। और ये ग्लेशियर या हिमनद जो है उनमें प्रबल अपर्दन होता है, और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार का अपर्दित स्थल रूप का निर्माण होता है। और ये हिमनदों में प्रबल अपर्दन इसीलिए होता है क्योंकि इनका भार अधिक होता है, जिसके कारण जो है घर्षण जो उत्पन्न होता है वो अधिक होता है, इसीलिए इनके अपर्दन जो है वो प्रबल होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि हिमनद किसे कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे विभिन्न अपर्दित स्थल रूप को जो बनते हैं हिमनद के अपर्दन क्रिया से। तो ये है सर्ग
अब हम देखेंगे कि सर्प कहते किसे हैं। तो सर्प गहरे, लंबे और चौड़े गर्त होते हैं जिनकी दीवार जो है वो तीव्र ढाल वाली होती है और ये सीधी या अवतल होती है और ये हिमनद घाटियों के शीर्ष पे पाए जाते हैं। जैसा कि हम इस चित्र पे देख सकते हैं, ये जो स्थलाकृति है ये सर्प कहलाते हैं और ये हिमनद घाटियों के शीर्ष पे पाए जाते हैं। यहाँ हम इस चित्र में भी देख सकते हैं और कभी कभी जो है वो ये हिमनद के पिघलने से यहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है और इसे हम कहते हैं सर्प झील या टार्न झील। तो ये जो है वो अपर्दित स्थल रूप होते हैं जो बनते हैं हिमनद के द्वारा। आप देखेंगे कि हॉर्न और सिरिडेट कटक जो है ये एक प्रकार का अपर्दित स्थल रूप है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इनका निर्माण होता है और कहाँ होता है। तो सर्प के शीर्ष पे जो जब अपर्दन होता है तब वहाँ पे हॉर्न का निर्माण होता है और ये हॉर्न जो है वो तीव्र नुकीली चोटी के रूप में पाए जाते हैं और ये तब बनते हैं जब अपर्दन के कारण 3 या अधिक विकिरणित हिमनद जो है वो आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है ये हॉर्न है जो एक अपर्दित स्थल रूप होते हैं और ये एक तीव्र नुकीली चोटी के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि सिरिडेट कटक का निर्माण कैसे होता है। तो लगातार अपर्दन से सर्प की दोनों तरफ की दीवारें जो हैं वो तंग हो जाती हैं जिसके कारण कंघी या आरी के समान कटक के रूप में ये बन जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो अपर्दन के कारण सर्प के जो दोनों तरफ की दीवारें हैं वो जो है वो कंघी या आरी के समान बन जाते हैं और इसी कंघी या आरी के समान के कटक को हम कहते हैं सिरिडेट कटक। तो ये एक अपर्दित स्थल रूप होता है। अब हम जानेंगे कि हिमनद घाटी या गर्त का निर्माण कैसे होता है। तो हिमानीकृत घाटियां जो होती हैं जिसे हम ग्लेशियल वैली भी कहते हैं वे गर्त की भांति ही होती हैं जो देखने में यू शेप के होते हैं, यानी अक्षर यू के आकार में ये होते हैं। हिमनद घाटी जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम कहते हैं ग्लेशियर वैली जो यू आकार के होते हैं। अब ये हिमनद घाटी जो है इनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल जो है वो तीव्र होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे इनका तल जो है वो चौड़ा है और ये तीव्र ढाल के होते हैं और कभी कभी इन गहरे हिमनद घाटी में समुद्री जल का जमाव हो जाता है और इन्हें हम कहते हैं फ्यूम। तो यहाँ हमने जाना हिमनद घाटी के बारे में। तो ये है विभिन्न प्रकार के अपर्दित स्थल रूप जो बनते हैं हिमनद के अपर्दन क्रिया से। आइए अब हम देखेंगे कुछ निक्षेपित स्थल रूप। तो ये है हिमोड़ जो बनते हैं निक्षेपण कार्य के द्वारा। तो हिमोड़ जो है वो हिमनद टिल या गुलाष्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटक होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अंतस्थ हिमोड़ तो हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेपण से बनी ये लंबी कटक के रूप में होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ चित्र में। ये जो है अंतस्थ हिमोड़ है जिसे हम एंड मोरेंस के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो हिमोड़ है वो है पार्श्विक हिमोड़ और ये हिमनद घाटी के दीवार के समांतर निर्मित होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो हिमोड़ है ये होते हैं पार्श्विक हिमोड़। आइए अब हम देखेंगे कुछ और प्रकार के हिमोड़ के बारे में। तो ये है मध्यस्थ हिमोड़। तो हिमनद घाटी के मध्य में ये पाए जाते हैं मध्यस्थ हिमोड़, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये है मध्यस्थ हिमोड़ और इसे हम कहते हैं तलस्थ हिमोड़, जिसे हम ग्राउंड मोराइंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि हिमोड़ किसे कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं और इनका नाम जो है वो इनके स्थिति के आधार पे दिया गया है, यानी कि ये हिमनद घाटी में कहाँ पाए जाते हैं इनके आधार पे इनके विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं।
जो दूसरे प्रकार का निक्षेपित स्थल रूप है वो है एस्कर। तो एस्कर जो है एक वर्गाकार कटक होता है जो बर्फ के पिघलने के बाद बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में ये जो वर्गाकार कटक दिख रहा है हमें, ये होता है एस्कर। और दूसरा जो है निक्षेपित स्थल रूप वो है हिमानी धौत मैदान। और ये हिमानी धौत मैदान जो है ये बनते हैं जलोढ़ के भांति ही, और इनका जो निर्माण होता है वो होता है हिमनद पर्वत की तलहटी पे, और ये एक विस्तृत समतल जलोढ़ मैदान की भांति होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये है हिमानी धौत मैदान जो बनते हैं निक्षेपण कार्य से। अब दूसरे प्रकार का निक्षेपित स्थल रूप जो है वो है ड्रमलिन। तो ड्रमलिन जो है वो हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं जिनमें रेत और बजरी के ढेर पाए जाते हैं। यहाँ की हम देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ जो स्थलाकृति हमें देखने को मिल रही है ये है ड्रमलिन, और ये अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं। और इस ड्रमलिन को देख के हिमनद प्रवाह के दिशा को जाना जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निक्षेपित स्थल रूप होता है जो बनते हैं हिमनद के निक्षेपण कार्य से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि भौम जल जो है वो क्या होता है और उनके द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि हिमनद जो है वो किस तरह भू आकृति कारक के रूप में कार्य करते हैं और ये विभिन्न भू आकृतियाँ कौन कौन से बनाते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे तरंग व धाराएं जो है वो कैसे काम करते हैं भू आकृतिक कारक के रूप में, और इनके द्वारा निर्मित कौन कौन से भू आकृतियां हैं। धन्यवाद।